हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम आगम की अवधारणा द कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू के बारे में चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, जब हमने उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन किया था तो हमने देखा था कि एक विवेकशील उपभोक्ता अपनी उपयोगिता को अधिकतम करता है। ठीक उसी प्रकार एक उत्पादक या फर्म अपने लाभ को अधिकतम करना चाहती है। तो विद्यार्थियों, जब हम फर्म के संतुलन का अध्ययन करेंगे तो उसके लिए आगम और लागत की व्याख्या करना बहुत ज़रूरी है। तो कॉस्ट्स और रेवेन्यू, लागत और आगम, ये हमारे पास दो उपकरण होते हैं जिनके बिना हम फर्म के संतुलन का अध्ययन नहीं कर सकते, विश्लेषण नहीं कर सकते। इसलिए फर्म के संतुलन का अध्ययन करने से पहले हम विभिन्न आगम अवधारणाओं का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं कुल आगम, टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू या कुल आगम या कुल आय किसी विक्रेता अथवा उत्पादक के द्वारा किसी वस्तु की बेची गई मात्रा से प्राप्त कुल मुद्रा को हम कुल आगम कहते हैं। हम सूत्र के रूप में कह सकते हैं कि TR इज इक्वल टू PQ। TR यहाँ टोटल रेवेन्यू, कुल आगम है, P कीमत है प्रति इकाई वस्तु की और Q उत्पादन की मात्रा है। यदि हम प्रति इकाई कीमत को उत्पादन की मात्रा जो कि फर्म बेचती है उससे गुणा कर दें तो हमारे पास कुल आगम आ जाएगा, फर्म की कुल आय प्राप्त हो जाएगी। दूसरा कंसेप्ट है औसत आगम, एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू या औसत आगम उत्पादन की प्रति इकाई आय को व्यक्त करती है। AR को हम इस प्रकार निकाल सकते हैं, AR इज इक्वल टू TR डिवाइडेड बाई Q। यदि हम कुल आगम को उत्पादन की मात्रा से विभाजित कर दें तो हमारे पास औसत आगम आ जाएगा। विद्यार्थियों, एक फर्म का औसत आय वक्र विभिन्न कीमतों पर फर्म के द्वारा बेची जा सकने वाली विभिन्न मात्राओं को दर्शाता है। औसत आय को हम कीमत भी कहते हैं। वास्तव में जो AR वक्र होता है, औसत आय वक्र होता है, वह उपभोक्ता का मांग वक्र होता है, क्योंकि जो कुछ उपभोक्ता पे करता है या उपभोक्ता या क्रेता के द्वारा दी गई कीमत विक्रेता के लिए आय होती है। इसलिए फर्म का औसत आय वक्र उपभोक्ता की मांग का वक्र होता है, डिमांड कर्व होता है। विद्यार्थियों, इसके बाद हम देखते हैं सीमांत आगम, मार्जिनल रेवेन्यू। सीमांत आय वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई बेचने से कुल आय में जो वृद्धि होती है उसे हम सीमांत आय कहते हैं। मान लीजिए कोई उत्पादक है, वह 10 रुपये प्रति इकाई कीमत पर पदार्थ की, वस्तु की 10 इकाइयाँ बेचता है तो उसे कुल आगम प्राप्त होगा 100 रुपये। लेकिन यदि वह 11वीं इकाई बेचता है 10 रुपये की कीमत के हिसाब से, प्रति इकाई कीमत के हिसाब से, तो उसे 110 रुपये आगम के रूप में प्राप्त होगा। तो जो 10वीं इकाई है, विक्रय की जो 10वीं मात्रा है, उससे जो आगम, सीमांत आगम प्राप्त होगा वह 110 माइनस 100 अर्थात 10 रुपये के बराबर प्राप्त होगा। तो हम जो मार्जिनल रेवेन्यू है उसको हम इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं कि MR इज इक्वल टू TRN माइनस TRN माइनस 1।
यहाँ MR जो लिया है वह बराबर है जो NV इकाई से प्राप्त आगम माइनस N-1 इकाइयाँ बेचने से प्राप्त आगम। जैसे हमने यहाँ लिया था कि 11 इकाइयों को बेचने से आगम मान लीजिए 110 प्राप्त हुआ और 10 इकाइयों को बेचने से आगम टोटल रेवेन्यू 100 प्राप्त हुआ, तो हमारा 11वीं इकाई का जो मार्जिनल रेवेन्यू है वह होगा 110 माइनस 100 दैट इज इक्वल टू 10। या हम इसे इस रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं MR इक्वल टू डेल्टा TR डिवाइडेड बाई डेल्टा Q। डेल्टा TR यहाँ चेंज इन टोटल रेवेन्यू है और डेल्टा Q चेंज इन क्वांटिटी है। तो इस प्रकार जो सीमांत आगम है वह वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई बेचने से कुल आय में होने वाली वृद्धि है। विद्यार्थियों, जब हम सीमांत आगम, औसत आगम, कुल आगम की चर्चा कर रहे हैं तो हम इन तीनों कंसेप्ट को विभिन्न बाजार स्थितियों के अंतर्गत देखेंगे, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता की जो दशाएं हैं, जो उसकी कंडीशंस हैं, वह अपूर्ण प्रतियोगिता जैसे एकाधिकार या एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता से भिन्न होती हैं। तो हम सबसे पहले ले रहे हैं पूर्ण प्रतियोगिता, जिसमें के अंतर्गत हम जानते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत जो फर्म है उसके लिए कीमत दी हुई होती है, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक फर्म जो है मार्केट की या बाजार की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकती, क्योंकि उद्योग में बहुत सारी फर्में होती हैं और अकेली फर्म का कीमत और उत्पादन नीतियों और निर्णय पर प्रभाव नहीं हो सकता। इसलिए एक अकेली फर्म के लिए जो वस्तु की कीमत है वह दी हुई होती है और उस प्रचलित कीमत पर वह चाहे जितनी मात्रा बेच सकती है। तो पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत हम TR और MR और AR को देखें तो हमने ये टेबल बनाई हुई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि इस कॉलम में वस्तु की मात्रा दी हुई है, Q दिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम में कीमत दी हुई है। कीमत, जैसा कि मैंने अभी बताया कि हम कीमत को औसत आय भी कहते हैं या औसत आय कीमत के बराबर होती है। और अगले कॉलम में कुल आय दी हुई है, TR दिया हुआ है, और नेक्स्ट कॉलम में सीमांत आय मार्जिनल रेवेन्यू दिया हुआ है। जैसे जैसे वस्तु की विक्रय मात्रा बढ़ती जा रही है, कीमत स्थिर है 10 रुपये पर यूनिट, और तो कुल जो आय है वह बढ़ती हुई है। और जो सीमांत आय है वह एक अतिरिक्त इकाई की विक्रय से प्राप्त होने वाली आय है। जैसे हम कह सकते हैं कि यदि वस्तु की मात्रा 1 के बजाय 2 यूनिट बेची जाती हैं तो कुल आगम 20 है, और 1 यूनिट बेची जाती है तो कुल आगम 10 है। तो 20 माइनस 10, तो ये जो दूसरी इकाई को बेचने से कुल आगम है वह 10 प्राप्त होगा। तो आप इसमें देख सकते हैं कि जो सीमांत आय है वह भी स्थिर है और कीमत और औसत आय भी स्थिर है, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता वाली फर्म के लिए कीमत दी हुई होती है। तो हम इसको चित्र के द्वारा भी देख सकते हैं। यहाँ पर इस चित्र को देखिए आप। इस चित्र में देखिए कि OX अक्ष पर उत्पादन मात्रा दी हुई है, OY अक्ष पर कुल आगम दिया हुआ है। जो कुल आगम वक्र है वह 0 से शुरू हो रहा है, यानी जब उत्पादन मात्रा 0 है तो कुल आगम भी 0 है, यानी यह मूल बिंदु से शुरू हो रहा है और उत्पादन मात्रा बढ़ने के साथ साथ जो कुल आय है वो स्थिर दर से निरंतर बढ़ रहा है। तो इसलिए जो सीमांत आय और जो औसत आय है वह एक क्षैतिज रेखा के रूप में है, OX अक्ष के पैरेलल है, समानांतर है। इस दूसरे वाले डायग्राम में जो औसत आय और सीमांत आय दिखाई हुई है उसमें हमने देख रहे हैं कि MR इक्वल टू AR है, यानी पूर्ण प्रतियोगिता
में फर्म के लिए AR और MR कर्व एक ही होता है। अब हम देखते हैं कि अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत इम्परफेक्ट कंपटीशन, जिसके अंतर्गत हम मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलिगोपोली लेते हैं, तो अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत TR, MR और AR की क्या स्थिति होती है। तो चूंकि अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक व्यक्तिगत फर्म के लिए जो मांग वक्र है वह गिरता हुआ होता है, जिसका मतलब ये है कि जब फर्म अपूर्ण प्रतियोगिता में काम कर रही होती है तो वह यदि वस्तु की कीमत बढ़ाती है तो मांग मात्रा घट जाती है और कीमत घटाने पर मांग मात्रा बढ़ जाती है। इसलिए जब फर्म अपने द्वारा उत्पादित की गई वस्तु की विक्रय मात्रा बढ़ाती है तो उसके द्वारा प्राप्त जो कुल आय है वह बढ़ती तो है लेकिन घटती हुई दर से बढ़ती है। उस चीज़ को आप इस टेबल में भी देख सकते हैं कि हमने इस कॉलम में उत्पादन मात्रा लिया हुआ है Q और इधर कीमत लिया हुआ है, कीमत AR के बराबर है। और हम यहाँ देख रहे हैं कि जैसे जैसे फर्म अधिक इकाइयाँ बेचना चाहती है तो उसे कीमत को कम करना होता है या कम कीमत पर अधिक मात्रा विक्रय कर सकती है। तो जो TR है वह बढ़ रहा है लेकिन घटती हुई दर से। अब इस कॉलम में आप MR को देख सकते हैं कि जब एक इकाई से बिक्री बढ़ाकर 2 इकाई की जाती है तो MR पहली इकाई के लिए 16 है, दूसरे के लिए 14 है, तीसरी इकाई के लिए MR 12 है। इस प्रकार जो MR है वह निरंतर घटता जा रहा है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि 9 इकाइयाँ बेचने पर फर्म को MR 0 प्राप्त हो रहा है। इसी यहीं पर जो TR है, टोटल रेवेन्यू है, फर्म का मैक्सिमम है, अधिकतम है। और उसके बाद और विक्रय इकाइयाँ बढ़ाने पर फर्म को जो सीमांत आय है वह उसकी ऋणात्मक हो गई है, क्योंकि जो कुल आय है वह घट रही है, 72 से 70 रुपये हो गई है। तो इस प्रकार जो अपूर्ण प्रतियोगिता में फर्म के लिए अधिक विक्रय मात्रा तभी होती है जब कीमत कम की जाती है और जो TR है वह बढ़ता हुआ है लेकिन घटती हुई दर से। इसको हम डायग्राम के माध्यम से भी देख सकते हैं। यहाँ पर डायग्राम बनाया हुआ है। इस वाले भाग में हमने TR बनाया है। O x अक्ष पर उत्पादन मात्रा है, O y अक्ष पर कुल आगम TR लिया हुआ है। आप इसमें देख सकते हैं कि इस B बिंदु पर TR मैक्सिमम है। और एक चीज़ और इस डायग्राम में दिखाई गई है कि हम TR से MR और AR भी निकाल सकते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियोज़ में भी आपको बताया है कि TR के किसी बिंदु पर यदि हमें MR निकालना है तो उस बिंदु पर हमें स्पर्श रेखा खींचनी होगी। जैसे मैंने B बिंदु पर यहाँ पे एक स्पर्श रेखा आपको दिखाई दे रही है, लाइन जो कि हॉरिजॉन्टल है। यहाँ पर इस रेखा का ढाल 0 है, इसलिए इस B बिंदु पर MR 0 होगा और यहाँ पर TR मैक्सिमम है। और यदि B बिंदु पर ही हमें AR निकालना है तो हम इस B बिंदु को इस O बिंदु से ज्वाइन करते हुए हमने एक लाइन खींची है और इस लाइन का OB लाइन का जो स्लोप होगा वह AR को व्यक्त करेगा। इसी प्रकार इस A पॉइंट पर जो टेंजेंट लाइन खींची हुई है उसका स्लोप MR को व्यक्त करेगा और जो OA लाइन को ज्वाइन करते हुए OA बिंदु को ज्वाइन करते हुए जो लाइन खींची हुई है उसका स्लोप AR को व्यक्त करेगा। और हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि AB रेखा का स्लोप कम है और AR रेखा का स्लोप ज़्यादा है। अब इस कॉलम में हमने AR और MR दिखाया हुआ है। AR निरंतर घटता हुआ है। AR चूँकि फर्म के लिए कीमत के रूप में भी है, AR डिमांड कर भी हम इसको बोलते हैं। तो फर्म कीमत घटाकर ही अधिक मात्रा को बेच सकती है। AR गिरता हुआ है
तो एम आर भी उसके नीचे है, गिरता हुआ है। और ये दोनों कर्व ए आर और एम आर आपको यहाँ दिखाई हुए हैं। और इस क्यू बिंदु पर जहाँ पर एम आर 0 है वहाँ टी आर अधिकतम होगा, जो कि यहाँ बी बिंदु पर दिखाया हुआ है। तो अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत ए आर गिरता हुआ होता है और एम आर भी गिरता हुआ होता है। विद्यार्थियों, अब हम चर्चा करते हैं औसत आय वक्र और सीमांत आय वक्र में क्या संबंध है। तो विद्यार्थियों, हमने देखा कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म के लिए कीमत दी हुई होती है और उस प्रचलित कीमत पर फर्म कितनी भी मात्रा बेच सकती है। तो फर्म के लिए जो सीमांत आय तथा औसत आय वक्र क्षैतिज रेखा के समानांतर होते हैं और ए आर इक्वल टू एम आर होता है, यानी ए आर कर्व ही फर्म के लिए एम आर कर्व होता है, फर्म के लिए कीमत दी हुई होती है। अब विद्यार्थियों, यदि औसत आय वक्र जो है वह यदि नीचे की ओर गिरता हुआ होता है, जैसा कि हमने अपूर्ण प्रतियोगिता में देखा है, तो उस स्थिति में विद्यार्थियों जो सीमांत आय वक्र है वह औसत आय वक्र के नीचे होगा, बाईं ओर स्थित होगा। ये आप ध्यान रखें कि जब औसत आय गिरता हुआ है तो सीमांत आय वक्र औसत आय वक्र के नीचे बाईं ओर गिरता हुआ होगा। इस स्थिति में 3 स्थितियां हो सकती हैं। सबसे पहले हम ले रहे हैं, यदि जो ए आर वक्र है वह सरल रेखा है, रैखिक रेखा है, तो उस स्थिति में ए आर वक्र से एम आर वक्र वाई अक्ष की ओर आधी दूरी पर स्थित होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ए आर वक्र एक सरल रेखा है, एम आर वक्र और जो एम आर वक्र ए आर वक्र के नीचे है और बिल्कुल बीच में से गुजर रहा है, यानी पी क्यू दूरी इज इक्वल टू क्यू आर दूरी, यानी यह एम आर वक्र बिल्कुल बीच में से होकर गुजर रहा है। लेकिन जब ए आर वक्र मूल बिंदु की ओर उत्तल होता है, उन्नतोत्तर होता है, कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, कॉन्वेक्स है, ये ध्यान रखिए, तो एम आर वक्र औसत आय वक्र से आधी से अधिक दूरी पर निकलेगा। इसको हम चित्र के रूप में इस प्रकार देख सकते हैं कि यहाँ पर ए आर जो कर्व है वह ए आर कर्व यहाँ पर कॉन्वेक्स है, तो एम आर कर्व उससे आधी से अधिक दूरी से निकल रहा है। आप देख सकते हैं पी क्यू दूरी कम है और क्यू आर दूरी ज़्यादा है। जो यहाँ पर पी आर जो लंब डाला हुआ है उसमें क्यू आर दूरी ज़्यादा है, पी क्यू दूरी कम है। और जब औसत आय वक्र मूल बिंदु के अवतल होता है, नतोदर होता है, कॉनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन होता है, उस स्थिति में सीमांत आय वक्र से वाई अक्ष की ओर आधी से कम दूरी होगी। आप देखिए यहाँ पर ए आर कर्व कॉनकेव टू द ओरिजिन है और जो एम आर कर्व गुजर रहा है वह ये जो वाई अक्ष पर लंब डाला हुआ है पी आर, इसमें जो क्यू आर दूरी है वह कम है और पी क्यू दूरी क्यू आर से ज़्यादा है। तो इन 3 स्थितियों को आप ध्यान रखेंगे कि किस प्रकार ए आर कर्व होने पर एम आर कर्व की स्थिति क्या होगी। तो विद्यार्थियों, हमने ए आर और एम आर कर्व के रिलेशनशिप को देखा है। अब बात आती है कि हम आगम वक्रों का क्यों अध्ययन करते हैं, उसका क्या महत्व है। तो विद्यार्थियों, आर्थिक विश्लेषण में ए आर और एम आर जो वक्र हैं वह बहुत महत्वपूर्ण टूल्स हैं फर्म के संतुलन का अध्ययन करने के लिए। हम ए आर कर्व और ए सी कर्व
के माध्यम से, एवरेज कॉस्ट कर्व और एवरेज रेवेन्यू कर्व, इन दोनों के माध्यम से हम ये भी आगे देखेंगे कि फर्म का सामान्य लाभ अर्जित कर रही है या सामान्य से कम लाभ अर्जित कर रही है या फर्म को हानि प्राप्त हो रही है। यह हम जब फर्म के संतुलन की चर्चा करेंगे या कीमत निर्धारण की चर्चा करेंगे तो हम उसमें विस्तृत रूप से देखेंगे कि किस प्रकार एआर कर्व और एसी कर्व को संबंधित करके हम लाभ हानि या सामान्य लाभ की स्थितियों को ज्ञात करते हैं। इसी प्रकार एमआर कर्व और एमसी कर्व के कटान बिंदु के माध्यम से हम फर्म के संतुलन का अध्ययन करेंगे, क्योंकि फर्म का संतुलन तभी होता है जब एमआर वक्र को एमसी वक्र नीचे से काटता है। इसके अलावा हम एआर एमआर कर्व को एसी कर्व से संबंधित करके हम ये भी देख सकते हैं कि जो फर्म है वह पूर्ण क्षमता से उत्पादन कर रही है या नहीं। तो इस प्रकार एआर कर्व और एमआर कर्व को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इन दोनों के संबंधों को भी जानना बहुत ज़रूरी है और एआर कर्व और एमआर कर्व हमें किस प्रकार बनाना है ये भी हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि जब एआर कर्व सरल रेखा है तब एमआर कर्व किस प्रकार बनाएंगे, जब एआर कर्व कॉन्केव टू द ओरिजिन है या कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है तो एमआर कर्व हम कैसे बनाएंगे, या पूर्ण प्रतियोगिता में एआर और एमआर कर्व की क्या स्थिति है, हमको इसकी जानकारी होना बहुत आवश्यक है और वह हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रदान की। मैं उम्मीद करती हूँ आपको एआर, एमआर और टीआर इन तीनों कर्व के बारे में समझ में आ गया होगा। अभी के लिए इतना बहुत। थैंक यू।